नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अंग्रेजी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं सभी शिफ्टों के, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा के अधिगम के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला कहा जा रहा है कि लैंग्वेज स्किल्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो एक भाषा से दूसरे भाषा में हस्तांतरित होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे देखिए, अगर आपने हिंदी में सुनना सीख लिया, जो भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो अगर आपने हिंदी में सुनना सीख लिया तो आप जरूरी थोड़ी है कि अब सभी भाषा में आपको सुनना सीखना पड़ेगा, यानी कि एक कौशल आपने सीख लिया। इसी प्रकार से मान लीजिए आप अगर आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ लिया है और क्रिया पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, तो ये अंग्रेजी में भी होते हैं, ठीक है, और संस्कृत में भी होंगे। तो वहीं कहा जा रहा है कि एक लैंग्वेज स्किल जो है, एक भाषा में जो भाषा की स्किल होती है वो दूसरी भाषा में भी ट्रांसफरेबल है, यानी ये पॉजिटिव सेंस में। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, एवरी चाइल्ड हैज़ द कैपेसिटी टू लर्न मेनी लैंग्वेज इफ़ अपॉर्चुनिटी एंड ड्यू टाइम इज गिवन, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो है वह भाषा की सीखने की क्षमता के साथ जन्मजात जन्म लेता है, और अगर उसको उचित मौका दिया जाए और उचित इन्वायरमेंट दिया जाए और उसको समय दिया जाए तो कोई भी भाषा सीख सकता है, इस बारे में कहा जा रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नॉम चॉम्स्की के द्वारा इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट दिया गया था कि बच्चे जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जिसके माध्यम से वो किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं और अन्य भाषाओं को सीखने में उनको मदद मिलती है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, मदर टंग हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो मातृभाषा है वो दूसरी भाषा या फिर विदेशी भाषा को सीखने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हेल्प किसकी ले रहा हूँ? मदर टंग की, क्योंकि मदर टंग में चीज़ों को आप जल्दी समझ पाते हैं। क्योंकि एक तरीके से जो कठिन शब्द आ रहे हैं या फिर जो कठिन शब्दावलियाँ हैं टारगेट लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज की, उसको हम लोग मदर टंग में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मदर टंग इंटरफियर्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो मातृभाषा है वो द्वितीय भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ये निगेटिव सेंस में था और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, द प्रोसेस थ्रू विच अ लर्नर लर्न्स रीडिंग इज, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक। देखिए, अगर आज हमने कुछ पढ़ना सीखा यानी कुछ शब्दों के बारे में सीखा, तो वो भाषा में पर्टिकुलर उस भाषा में पढ़ना हम लोग सीख रहे हैं, यानी कि ये विकास की प्रक्रिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अचानक से पढ़ना सीख जाएंगे। आज कुछ शब्दों को सीखेंगे, अगले दिन कुछ शब्दों को सीखेंगे और उसके बाद से सबसे पहले तो वर्णों से शुरुआत करेंगे, वर्णों को मिलाकर के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और शब्दों को मिलाकर के पूरा एक अनुच्छेद या फिर एक वाक्य हम लोग पढ़ते हैं। तो रीडिंग क्या है? ये डेवलपमेंटल है, विकासात्मक प्रक्रिया। चरण दर चरण हम लोग पढ़ना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 डेवलपमेंटल इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज इट इज एज्यूम्ड एज, यानी कि कोई शिक्षार्थी द्वितीय भाषा या फिर तृतीय भाषा को सीखता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। देखिए, जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा वो हमेशा बच्चे की मदर टंग होती है और मदर टंग को एक्वायर किया जाता है, एक्वसीजन होता है, यानी कि मदर टंग मातृभाषा को अर्जित किया जाता है। बाकी के जितने भी लैंग्वेज होंगे, चाहे सेकंड लैंग्वेज की बात की जाए, थर्ड लैंग्वेज की बात की जाए या फिर फॉरेन लैंग्वेज की बात की जाए, वो सभी हमें औपचारिक माध्यम से स्कूल में जाकर के सीखना पड़ता है। और इसे हम लोग जब भी औपचारिकता की बात आती है तो वो हमेशा लैंग्वेज का अधिगम होता है, जिसे हम लोग लर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे भाषा सीखे हुए हैं तो उसे हम लोग लैंग्वेज एक्वसीजन बोलते हैं, यानी कि अर्जन बोलते हैं, भाषा अर्जित। चूंकि यहाँ पर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज की बात की गई थी, जिसे औपचारिक तरीके से बच्चा विद्यालय में सीखेगा ग्रामर के रूल के अंतर्गत, इसलिए ये लैंग्वेज लर्निंग है, यानी कि भाषा का अधिगम है। विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज अप्रोप्रिएट विथ द रिगार्ड टू यूजिंग स्टोरीज इन लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि भाषा की कक्षा में जो हम लोग कहानियों का यूज करते हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या एक तरीके से उद्देश्य है, ये अप्रोप्रिएट कौन सा होगा दिए गए विकल्प में से हमसे पूछा जा रहा है। चलिए,
पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यूजिंग स्टोरीज फॉर मोरलाइजिंग यानी कि नैतिकता की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चे को आज 2 लैंग्वेज सिखाया जाता है, जिसमें से एक मातृभाषा और दूसरा फॉरेन लैंग्वेज, जिसे आंग्ल भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा के नाम से आप जानते हैं। और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चे को तीसरी लैंग्वेज सिखाने की बात की जा रही है, फॉरेन लैंग्वेज, जैसे जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 11वीं 12वीं में बच्चों को सिखाए जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करता है। यानी कि जब एक बार बच्चे ने मोरल सीख लिया, एक बार बच्चे ने नैतिकता सीख ली, तो इसको ज़रूरी थोड़ी है कि सभी लैंग्वेज की क्लासरूम में इसको यूज़ किया जाए या फिर इसके बारे में पढ़ाया जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मातृभाषा हिंदी के संदर्भ में कोई बच्चे ने नैतिकता सीख ली है, तो क्या वही नैतिकता अंग्रेजी माध्यम में सीखना जरूरी है? नहीं जरूरी है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सत्य बोलना अच्छी बात है, तो ये आप अंग्रेजी की कक्षा में इसी बात को थोड़ी पढ़ेंगे। अंग्रेजी एक माध्यम मात्र है, या फिर कोई भी लैंग्वेज एक माध्यम मात्र है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। यानी कि एक भाषा में अगर हमने किसी चीज़ को सीख लिया तो वो जरूरी नहीं है कि हम दूसरी भाषा में सीखें। भाषा एक कम्युनिकेट करने का माध्यम मात्र है, ठीक है। तो ये मोरलाइजिंग सभी लैंग्वेज के लिए नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज या फिर आज की डेट में सभी बच्चों को नैतिक शिक्षा अलग से एक उनके सिलेबस में दिया गया है। तो ये लैंग्वेज क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी के माध्यम से मोरलाइजिंग नहीं किया जाता, और वो भी लैंग्वेज क्लासरूम में, इसलिए ये संकुचित तथा निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्टोरी फॉर टीचिंग सम स्ट्रक्चर्स, यानी कि कहा जा रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर्स, यानी कि भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया, क्योंकि अगर हम लोग बच्चों को स्टोरी सिखा रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, तो उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। उसमें आपका पूरा ग्रामर भी आएगा, उसमें आपका एक तरीके से वर्ब भी आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच भी आएगा, केवल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से ये संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, टीचिंग स्टोरी एज कॉन्सेप्ट, यानी कि एक तरीके से संप्रत्यय के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और ब्रॉड सेंस में है, यही आपका उत्तर होगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे को टेंस के बारे में पढ़ाना है, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो बच्चे को कहानी इस प्रकार से पिरो करके बताया जाएगा कि उसमें भूतकाल, टेंस से संबंधित बातें आएँ। जैसे कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर जाया करता था, वो एक तरीके से बहुत बलशाली था। तो ये जितने भी वाक्य मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो पास्ट टेंस में, यानी कि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस माध्यम से बच्चे को टेंस के बारे में बताया जा सकता है, या फिर किसी भी जो ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं उसके बारे में, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बच्चे को कहानी के माध्यम से बताया जा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड सेंस में, और यही हमारा सही टिक जवाब होगा। बाकी जो दूसरे विकल्प में दिया गया था स्ट्रक्चर वाला, वो इसी में आ जाएगा, इसी में इंक्लूडेड है। और चौथा वाला जो था कॉन्सेप्ट, ये भी इसी में इंक्लूडेड है। कैसे कॉन्सेप्ट वाला? जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे को न्यूटन के नियम के बारे में बताना है, तीनों न्यूटन के नियम के बारे में, तो बच्चे को कहानी में पिरो करके उसी घटनाओं को उसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों कहानी पर इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं। प्राथमिक स्तर पर NCF 2005 ये कहता है बच्चों को खेल के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से ही पढ़ाना है। तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी बच्चे को कहानी सुनाया जा रहा है उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़ाना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कहानी के माध्यम से पिरो करके पढ़ाया जाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 4th गेव लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज विथ वर्ड्स लाइक टू, इन, इनटू, विथ, फॉर एंड देन द लर्नर्स नोटिस्ड दीज वर्ड्स which the teacher named them as position word. Later she gave them some more sentences in the learners are asked to write these position words. At the end she told them that these words are known as preposition. What is the strategy known as? यानी कि ये कहा जा रहा है कि पहले शिक्षिका जो है वो कक्षा 4 के बच्चों को कुछ वर्ड्स देती है, कुछ वाक्यों में कुछ वर्ड्स देती है, मतलब कि कुछ वाक्य बोले जाते हैं उसके द्वारा, और कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि टू हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, विथ हो गया, फॉर हो गया। और उसके बाद से वो छात्रों को इन वर्ड्स पर नोटिस करने के लिए बोलती है, यानी कि इस पर ध्यान देने के लिए बोलती है। उसके बाद से उनके द्वारा कुछ और वर्ड्स बताया जाता है, कुछ और सेंटेंसेस बताए जाते हैं, और उनमें इन वर्ड्स को ढूंढने के लिए कहा जाता है। और बाद में शिक्षिका के द्वारा बताया जाता है कि ये पोजीशन वर्ड बोले जाते हैं, यानी कि जो स्थिति बताने वाले शब्द हैं उसके बारे में बताया जाता है। और अंत में शिक्षिका बताती है कि ये सभी प्रीपोजिशन है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि शिक्षिका का प्रीपोजिशन पढ़ाने का ये तरीका जो है, स्ट्रेटजी जो है, उसे क्या कहा जाएगा? तो ये कॉन्शियसनेस रेजिंग है, यानी कि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश शिक्षिका के द्वारा की जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब सेंटेंसेस दिए गए थे और उसमें बोला गया कि आप इन सभी वर्ड्स पर
नोटिस करिए, अपना ध्यान आकर्षित करिए, तो बच्चे एक बार जरूर कॉन्शियस हुए होंगे, जागरूक हुए होंगे या फिर सचेत हुए होंगे कि आखिर टीचर हमें किस टॉपिक के बारे में बताना चाहती है। क्योंकि ये सभी शब्दों के प्रति बच्चों का ध्यान आकर्षित करने से बच्चों का जो कॉन्शियसनेस था, यानी कि जो सचेतन मन था, वो एक्टिव हो गया और इसलिए जो शिक्षिका थी वो बच्चों के सचेतन मन को ही एक्टिव करना चाहती थी, यानी कि उनको कॉन्शियस करना चाहती थी। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 कॉन्शियसनेस रेजिंग स्ट्रेटेजी इसे कहा जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ पॉलिसी मीन इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता एक पॉलिसी के तौर पर ये क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। तो एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक स्कूल में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा अलग हो सकती है। हो सकता है कि कोई उड़ीसा से आया हो जिसकी मातृभाषा उड़िया हो सकता है कोई यूपी का हो जिसकी मातृभाषा हिंदी है, कोई पंजाब से हो जिसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, कोई साउथ से हो सकता है जिसकी मातृभाषा तेलुगु, तमिल, मलयालम में से कोई भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहता है कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि इतने मातृभाषा के बारे में एक शिक्षक जान पाए? नहीं प्रैक्टिकली संभव है। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बहुभाषिकता का मतलब ये होगा कि प्रत्येक बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कक्षा में उसकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाए। इससे होगा क्या कि बच्चे सहज अनुभव करेंगे कक्षा में और वो उस माहौल में ढलने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और उनकी मातृभाषा से प्रारंभ कर करके धीरे धीरे उसको विद्यालय की औपचारिक भाषा की तरफ ले जाया जाएगा और धीरे धीरे अन्य भाषाओं को वो सीखेंगे। यानी कि बहुभाषिकता क्या है? बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीखेंगे और धीरे धीरे वो अन्य भाषाओं के बारे में जानेंगे। विकल्प नंबर 1 में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग यानी होम लैंग्वेज एंड ऐड मोर लैंग्वेजेज एज दे प्रोग्रेस, यानी कि सभी बच्चे विद्यालय में अपनी मातृभाषा से शुरू करके और अन्य भाषाओं को वो जोड़ते जाएंगे। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है मल्टीलिंगुअलिज्म के संबंध में और यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू हिंदी लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है उसका स्टेटस क्या है? तो इसे राजभाषा की दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। विकल्प नंबर 2 देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एरर्स ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, यानी कि प्रारंभिक वर्षों में जो शिक्षार्थी हैं उनके एरर्स के साथ एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, यानी कि जैसे ही बच्चों ने गलती की तो उसके एरर को तुरंत संशोधन करने की बात की जा रही है। ये विकल्प नेगेटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और तुरंत अगर आप उसको संशोधित कर देंगे बिना उस कॉन्सेप्ट को बताए तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को अभी भी नहीं समझा और भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की फिर से संभावना रहेगी। यानी कि ये हमारा विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि हमें तुरंत उसके गलती को संशोधन नहीं करना है बल्कि उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर संशोधन करना चाहिए। तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शुड नॉट बी करेक्टेड एट ऑल, यानी कि कहा जा रहा है कि एज ए टीचर अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो फिर आपको करेक्शन नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल ही गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, शुड बी करेक्टेड थ्रू इम्पोजिशन एंड ड्रिल्स। इम्पोजिशन मतलब कि बच्चों पर गलती थोपने के संदर्भ में कि तुमने ये गलती कर दी और बार बार प्रयास यानी कि सश्रम प्रयास, यानी कि एक तरीके से अथक प्रयास बिना कॉन्सेप्ट बताए बार बार उसी को अभ्यास करने की बात की जा रही है। ड्रिलिंग निगेटिव सेंस में होता है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शुड बी ब्रॉट टू देयर नोटिस थ्रू प्रैक्टिस, यानी कि बच्चों के संज्ञान में ये आना चाहिए कि आपने ये गलती की है और उस कॉन्सेप्ट को फिर से बता करके उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो ये भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बच्चे के संज्ञान में आ गया है कि हाँ सही कॉन्सेप्ट ये है और मुझे इस प्रकार से चीज़ों को करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले बच्चों के संज्ञान में आए, उसके बाद आप उसे उस गलती के बारे में बताएं और उसके बाद से उसे बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि एक तरीके से प्रयास के माध्यम से वो सही तरीके से चीज़ों को सीख जाएगा और गलती नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 5 आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक एंड देन टू नोट डाउन आइडियाज टू राइट इन फ्यू सेंटेंसेज। स्टूडेंट नोट डाउन देयर आइडियाज, डेवलप्ड एन आउटलाइन एंड रोट अ पैराग्राफ। व्हाट वुड यू कॉल दिस अप्रोच टू राइटिंग, यानी कि कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका है जो सबसे पहले बच्चों को ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए बोलती है कि वो क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं।
और उसके बाद उनमें से कुछ आइडियाज़ को वो सेंटेंसेस के तौर पर लिखने के लिए कहती है। उसके बाद से कुछ आइडियाज़ को बच्चे अपने कॉपी में लिखते हैं और उसके बाद से एक मोटा मोटी खाका आउटलाइन ड्राफ्टिंग बच्चे करते हैं और उसके बाद से एक पैराग्राफ को लिखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैराग्राफ लिखने का अप्रोच है, राइटिंग का जो अप्रोच है, इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे हम लोग प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि लिखने से पहले एक मोटा मोटी ड्राफ्टिंग की जा रही है कि हमें किस टॉपिक के बारे में लिखना है, उसके बारे में कौन सा कंटेंट होगा, उसमें कौन कौन से हेडिंग होंगे, उन हेडिंग्स के अंदर कौन से सब हेडिंग होंगे। उसके बाद से ड्राफ्टिंग करने के बाद से फिर से हम लोग रीचेकिंग करते हैं कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं होगी या फिर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता तो नहीं है। उसके बाद से अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो फिर से करेक्शन किया जाएगा और फिर से रीड्राफ्टिंग किया जाएगा, फाइनल ड्राफ्टिंग किया जाएगा और उसके बाद से लेखन क्रिया किया जाता है। यहाँ पर भी वही क्रिया हो रही है। पहले देखिए बच्चों को आइडिया लेने के लिए बोला जा रहा है और उसके बाद से एक तरीके से एक आउटलाइन तैयार करने की बात की गई थी और अंत में वो बच्चे फाइनल पैराग्राफ को लिख रहे हैं। तो ये प्रोसेस अप्रोच है। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर कलेक्ट्स द इंस्टेंसेज ऑफ लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स एंड मेक अ नोट ऑफ देम टू रिपोर्ट इन द असेसमेंट रिकॉर्ड। व्हाट इज असेसमेंट प्रोसेस नोन एज। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका जो है वो बच्चों की जो शैक्षणिक परफॉर्मेंस है, शैक्षणिक प्रगति जो है उसको नोट डाउन कर रही है और एक विशेष प्रकार का असेसमेंट रिकॉर्ड तैयार कर रही है, अभिलेख तैयार कर रही है। तो ये असेसमेंट का प्रोसेस क्या कहा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए शैक्षणिक प्रगति के बारे में जब भी कोई अभिलेख तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 में दिया गया पोर्टफोलियो असेसमेंट इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।